सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10th, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं पॉवर्टी, ठीक है, यानी कि गरीबी। तो एक बार कंफर्म करिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं क्या। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन करिए ज़रा जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दैट इज द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज FC फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्लूड FCA, गोल्ड रिजर्व्स, SDRs एंड द RTP इन द IMF। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है आपका। चलिए, ये वाली लाइव क्लास गरीबों के लिए होती है, इसलिए सर हमेशा लेट आते हैं। परमार सर गरीबों की कोई इज्जत नहीं करते। अच्छा। हम्म, चलो। तो दूसरा स्टेटमेंट है, द फेमा ऑफ 1999 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द मोर रिजिड फेरा टू फोकस ऑन एनहांसिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है? तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चार कंपोनेंट्स होते हैं। FDI इज कंसिडर्ड अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। बिल्कुल नहीं, FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करने में करी जाती है। जनरली जो 10% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम FDI कैटेगरी में रखते हैं, और अगर इससे कम होती है तो उसको हम FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली वन। अगला क्वेश्चन है एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, ये पहला स्टेटमेंट मैंने इस क्वेश्चन का पढ़ लिया और दूसरा इसका पढ़ लिया, सॉरी। ठीक है, तो पहला इसका सही है। एंड द फेमा ऑफ 1999 वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द मोर डिजिट फेरा। बिल्कुल सही है। ठीक है, फेरा कब आया था जरा बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ओके। द करेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स लाइक शिपिंग एंड बैंकिंग सर्विसेज। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे करंट अकाउंट में जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है, नहीं, ट्रेड इन विजिबल्स एंड इनविजिबल्स, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहला सही है। दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, बिकॉज FDI शॉर्ट टर्म नहीं होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो ओनली वन यहाँ पे सही आंसर होगा, और यहाँ पे दोनों ही सही है। फेमा ने फेरा को रिप्लेस किया था। जो फेरा 1973 में आया था उसको 1999 में फेमा ने रिप्लेस किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेंसी वैल्यूएशन। मुद्रा के मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Depreciation is a decrease in the value of the domestic currency caused by market forces of supply and demand under a floating exchange rate system. Now, depreciation and decrease in the value of the domestic currency, yes. Caused by market forces of supply and demand under a floating, yes. ठीक है, क्योंकि अगर ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत होता तो इसको डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि डीवैल्यूएशन बोलते हैं। डीवैल्यूएशन रेफर्स टू अ गवर्नमेंट इंड्यूस्ड रिडक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट इंड्यूस्ड होता है, ज़बरदस्ती किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है हमने देखा था, मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करके सारी चीज़ें करी जाती हैं। डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, है ना, या तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी को ऊपर नीचे करके, या फिर फॉरेन करेंसी को ऊपर नीचे करके। ऊपर नीचे मतलब उनकी सप्लाई ज़्यादा या कम करके। सो devaluation refers to a government induced reduction in the value of the domestic currency। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। यहाँ पे आप मुझे LERMS सिस्टम के बारे में बता सकते हैं क्या, इसके तहत क्या आया था और ये कब आया था? NBFCs आर रजिस्टर्ड, ये तो यार ठीक है हम लोग कल ही कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला गलत हो गया। M1 इज नैरो मनी, M3 इज ब्रॉड मनी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 है, द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 1944 लेड टू द क्रिएशन ऑफ ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस IMF एंड वर्ल्ड बैंक। एंड 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जुड़वा संगठनों IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, विश्व बैंक के। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है आपका। सर आप बनियान पहन के पढ़ाते हो क्या, ऐसा रेमो सर कह रहे थे। सर यार बनियान तो नहीं, सर्दियों में तो सर्दी लगती भाई। ठीक है, गर्मियों में तो हाँ पढ़ाता हूँ गर्मियों में तो पढ़ाता हूँ, लेकिन सर्दियों में तो नहीं। SDRs आर अ कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफन रेफर टू एज पेपर गोल्ड। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। तो ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कौन से? हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक, जो 1944 में बने थे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। वर्ल्ड बैंक को ही हम किस नाम से जानते हैं? IBRD, या फिर IBRD को ही हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। दोनों का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर? दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। ठीक है,
SDR सर, बिल्कुल SDR आपके पेपर गोल्ड होते हैं और यहाँ में 5 करेंसीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? तो US डॉलर आता है, जापान का येन आता है, ठीक है, चाइना का युआन आता है, ठीक है, देन आपका यूरो आता है और आपका पाउंड स्टर्लिंग आता है। तो ये आपकी 5 करेंसीज होती हैं जिससे कि आपका SDR बनता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोवर्टी, यानी हम देखेंगे हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो कोई रोएगा नहीं, बस सबसे उम्मीद यही है। हम लोगों ने गरीबी देखी है। सबने गरीबी देखी, मुझे पता है, लेकिन चाहे आप हो चाहे हम मैं हूँ, ठीक है, हर किसी ने गरीबी देखी, हर किसी की एक गरीब स्टोरी रेडी है, बस सक्सेसफुल होने का इंतज़ार है, ठीक है। तो पोवर्टी की अगर बात करेंगे तो इट इज़ अ स्टेट और कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल्स फॉर अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. It can have diverse environmental, legal, social and economic, political issue, causes and effects. Again, ये कभी आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, कोई हम बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी समझ आना चाहिए गरीबी है क्या। अगर हम देखें डेफिनेशन क्या है गरीबी की, तो गरीबी वो है जहाँ पे लोगों के पास, ठीक है, गरीबी वह स्थिति अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति के पास जीवन के बुनियादी स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है, ठीक है। जैसे कि खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, जो हम 3 चीज़ें बोलते रहते हैं, ठीक है, मूवीज़ में बोला जाता है रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये जो 3 चीज़ें अगर इसका भी अभाव है किसी पे, तो दैट उसको हम बोल सकते हैं कि वो पुअर है, गरीब है, ठीक है। इसके विविध पर्यावरणीय, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण और प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। इसके इट कैन हैव डाइवर्स एनवायरमेंटल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कॉजेज भी होते हैं, यानी कि इसकी वजह से पॉवर्टी होती है, और इसके पॉवर्टी के इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स की गरीबी होती है, अलग अलग तरह की गरीबी होती है। किस तरीके की? तो 3 तरीके की गरीबी होती है, एक तो एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव, तीसरा सब्जेक्टिव। पूर्ण गरीबी, सापेक्ष गरीबी और व्यक्तिपरक गरीबी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये है अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल लैक बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लीन वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन। यानी जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनसे कि जीवन यापन होता है, अगर उन चीज़ों को भी कमी होती है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो भी मैं आपको बता रहा था। खाने के लिए खाना नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, ठीक है, शेल्टर यानी कि रहने के लिए छत नहीं है, क्लोथिंग यानी कि पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, ठीक है। आपने कई जगह देखा होगा, ठीक है, आपने ज़रूर देखा होगा बच्चे इस तरीके से जो डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, या फिर किसी होटल वगैरह में काम करते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लोथिंग, शेल्टर ये सब नहीं होती, तो उनको हम बोल सकते हैं कि वो गरीब है। अभी हम देखेंगे इसके मानक क्या होते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, कितना किसी को अर्न करना है ऊपर नीचे, तब उसको गरीब कहेंगे। वो सारे अभी मानक हम देखेंगे, पढ़ेंगे। डिफरेंट जो कमिटीज़ बनी थी उन्होंने डिफरेंट अलग अलग तरह के मानक दिए थे, ठीक है। और यहाँ से आपको एक चीज़ भी सीखनी चाहिए, एंड दैट इज़ कि आपको फॉर्चुनेट फील करना चाहिए खुद में, लाइक यू हैव शेल्टर, यू हैव, है ना, वाटर, यू हैव हेल्थ केयर, यू हैव एजुकेशन। तो आप बहुत लोगों से आप ऊपर हैं, बहुत लोगों का ड्रीम है, जो लाइफ आप जी रहे होंगे, ठीक है, वो बहुत लोगों का ड्रीम है। अब वो बात अलग है कि आपके सपने वो हैं कि नहीं, आप दूसरों को देख के खुद को गरीब समझ रहे हैं, और उसी गरीबी को हम अभी देखेंगे क्या बोलते हैं जब आप दूसरों को देख के गरीब समझते हैं। अब आते हैं रिलेटिव पॉवर्टी पे, सापेक्ष गरीबी। ये है वो कंडीशन है वेयर इंडिविजुअल्स हैव सिग्निफिकेंटली लोअर इनकम और रिसोर्सेज कंपेयर टू द एवरेज इनकम लेवल ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं लाइफ की वही नहीं है आपके पास। यहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ तो हो सकता है हो, लेकिन जहाँ पे आप रह रहे हैं सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आप, उसके कंपैरिजन में आपकी इनकम कम है। लेट्स सपोज जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं वहाँ की जो एवरेज इनकम है महीने का 30,000 रुपये है, मान लेते हैं महीने का 30,000 रुपये, लेकिन आप महीने का 25,000 रुपये कमाते हैं, तो आप रिलेटिव पुअर हुए। एब्सोल्यूट पुअर तब हुए जब आपके पास बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उसके लिए भी पैसा ना हो, तो एब्सोल्यूट है। रिलेटिव तब हैं आप जब बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप कम अर्न कर रहे हैं। और जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको, थोड़ी देर पहले मतलब अभी जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जब आप दूसरों को से परसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव पॉवर्टी। जब आप परसीव करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपके, हो सकता है क्या होता है, ये बेसिक नेसेसिटीज़ भी आपके पास हैं, आपकी एवरेज इनकम हो सकता है मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी हो, आप अपने मोहल्ले के हो सकते हैं सबसे अमीर आदमी हो, लेकिन फिर भी आप गरीब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये सब करना है, ठीक है। इसके लिए एक नाम होता है जो मैं बोलूँगा नहीं बिल्कुल, ठीक है,
दोनों वो मतलब दो शब्दों का वो नाम है, दोनों ही रा से शुरू होते हैं लेकिन वो यहाँ पे मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। सब्जेक्टिव पॉवर्टी का सिंपल मतलब है कि आप ऐसा परसीव कर रहे हो, अ कंडीशन बेस्ड ऑन पर्सनल परसेप्शंस ऑफ इकोनॉमिक वेल बींग वेर इंडिविजुअल्स फील पुअर डिस्पाइट देयर इनकम लेवल, इन्फ्लुएंस बाई सोसाइटल कंपैरिजंस, पर्सनल एक्सपेक्टेशंस एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और आप देख रहे हो यार इसके पास तो इतनी महंगी महंगी कार हैं, इतने अच्छे कपड़े हैं, इतने अच्छे घर में रह रहा है, जबकि ठीक है, तो उससे आप खुद को परसीव करने लगते हो। जबकि अगेन देयर इज़ अनदर साइड ऑफ द स्टोरी टू, हो सकता है कि अमीर हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि लोगों की जो औकात होती है उससे वो हमेशा ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो लोगों की औकात होती है वो उससे हमेशा खुद को ऊपर दिखाते हैं, ऐसी होड़ लगी रहती है। और मैंने ये लगभग लगभग तो 95% से ज़्यादा लोगों में ऑब्ज़र्व ही किया है कि जितना उनका स्टेटस है एक्चुअल में, उससे वो ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइक कैसे, अच्छे मतलब और महंगे कपड़े पहन के, ठीक है, मतलब मैंने देखा है लोगों को इस तरीके की अपनी पर्सनालिटी बना के रखते हैं ताकि लोग परसीव करें कि यार काफ़ी अमीर है ये, ठीक है। तो खैर जो भी है, सब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या है कि आप ऐसा परसीव कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेशंस पे आते हैं। तो इन इंडिया पॉवर्टी इज मेजर्ड बाई checking a person's income or consumption level. If their income or consumption is less than a set of minimum amount, they are considered the BPL, that is below the poverty line. आपने ज़रूर कभी ना कभी टर्म सुना होगा BPL करके ना, BPL कार्ड है ना, राशन अगर आपको लेना है, पहले पता नहीं कुछ तो याद है, तो पता नहीं अभी होता है कि नहीं होता है, लेकिन एक पीले कलर का कार्ड बनता था, पता नहीं, मतलब जब हम लोग गाँव में रहते थे तो हमारा भी बना हुआ था, पीले कलर का कार्ड था, वो राशन कार्ड हुआ करता था शायद, और उसी से वो मिट्टी का तेल भी मिला करता था लिया था लोगों ने, ठीक है। तो पीले कलर का होता था कार्ड वो। तो वो बीपीएल इस तरीके से होता है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन सेट कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, अब उससे नीचे जो है उनको हम बोलेंगे बीपीएल, ठीक है। तो किस तरीके से मेजर करी जाती है पॉवर्टी इंडिया में, उसके इनकम और कंजम्पशन लेवल से, कि उसकी इनकम कितनी और उसके कंजम्पशन लेवल, मतलब कि वो कितना क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, ठीक है। उपभोग है बेटा, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। पोवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग टास्क फोर्स थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ द पोवर्टी लाइन बेस्ड ऑन डेटा कैप्चर्ड बाय एनएसएसओ, नेशनल सैम्पल सर्वे। जो ऑफिस है एनएसएसओ के डेटा के हिसाब से नीति आयोग जो टास्क फोर्स है वो पोवर्टी एस्टिमेशन करती है, यानी वो गरीबी का मापन करती है, ठीक है। अंडर, और ये जो एनएसएसओ है वो किसके अंडर में आता है, वो मॉस्पी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो नीति आयोग देता है आपका पॉवर्टी एस्टिमेशन किसके डेटा के आधार पे, एनएसएसओ के डेटा के आधार पे। एनएसएसओ किसके अंडर में आता है, मॉस्पी के अंडर में आता है, ठीक है। मॉस्पी ही रिलीज़ करता है, अगर आपको याद हो, एनएसओ दैट इज़ नेशनल जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस था एनएसओ, वही रिलीज़ कर रहा था क्या, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, याद है आपको, ठीक है, जो कि इंटर्न किसके अंडर में आता है, मॉस्पी के अंडर में आता है। जीडीपी भी कौन रिलीज़ कर रहा है, यही रिलीज़ कर रहा है आपका, ठीक है। डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज़ कर रहा है, जरा बताइए कमेंट में, ठीक है। तो अब आते हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेशन कब से शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो काम किया था हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडियन वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो पॉवर्टी ये पर्टिकुलर बुक है, हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, और इन्होंने सबसे पहले पॉवर्टी लाइन दी थी कि 16 से 35 रुपये पर कैपिटा पर ईयर, उस टाइम पे इतने बहुत होते थे, ठीक है। एक साल में अगर इतना कोई कमाता है तो वो गरीब नहीं है, इससे ऊपर कमाता है तो गरीब नहीं है, इससे नीचे तो गरीब है। और इन्होंने ध्यान रखना किसका यूज़ किया था इसको कैलकुलेट करने में, तो ध्यान रखिएगा प्रिजनर्स मेन्यू। क्या मैंने प्रिजनर्स की स्पेलिंग सही लिखी है, प्रिजनर्स मेन्यू, बताइए। तो प्रिजनर्स मेन्यू का मतलब ये है कि जो एक आदमी जेल में रहता है, प्रिजन में रहता है, तो उसको बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, लाइक उसको आटा, चावल, ठीक है, दाल, जो भी है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिजनर की, और प्रिजनर को उतना ही खाना दिया जाता है जितना से उसका बस चल सके, गुजारा चल सके। तो प्रिजनर्स मेन्यू का यूज़ किया था उन्होंने इस पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए। तो ही इज़ कंसिडर एज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया। ये हम देख चुके हैं कि सबसे पहले इन्होंने नेशनल इनकम ऑफ इंडिया भी दिया था। सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच किसने दिया था नेशनल इनकम का, कोई बताएगा, हु वाज द फर्स्ट टू गिव द साइंटिफिक अप्रोच टू द नेशनल इनकम। अब आते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में, जो कि बनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी की चेयरमैनशिप पे बनी थी, ध्यान रखना, बनाई किसने थी, बोस जी ने बनाई थी, लेकिन पहले चेयरमैन कौन थे, नेहरू जी थे। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑफ 1938 एस्टिमेटेड द पॉवर्टी लाइन एट ₹15 to ₹20 पर कैपिटा पर मंथ,
ये नेशनल प्लानिंग कमेटी का एस्टिमेशन था, 15 से लगभग 20 रुपए पर कैपिटा पर मंथ। दिस एस्टिमेट वॉज बेस्ड ऑन अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच इम्प्लिसिटली इंक्लूडेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। इसमें अपने आप ही क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पहले से ही इंक्लूड थी। यह आकलन न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर किया गया था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताओं को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 1938 में बनी थी, बोस जी ने बनाई थी। चेयरमैन कौन थे? नेहरू जी थे पहले। ठीक है, और कितना था? 15 से 20 पर कैपिटा पर मंथ। फिर आते हैं बॉम्बे प्लान 1944। ये वो प्लान है जो कि कुछ इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन थे। क्या नो साउंड? क्या हो गया भाई? क्या वॉइस का कुछ इशू है क्या? साउंड सही है? हाँ सही तो है, क्या इशू है? चलिए, तो बॉम्बे प्लान पे आते हैं। बॉम्बे प्लान क्या है? तो ये कुछ इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स हैं, वो मिले थे बॉम्बे में और उन्होंने प्लान यहाँ पे रखा था। पोवर्टी लाइन वॉज सजेस्टेड एज ₹75 पर कैपिटा पर ईयर। ठीक है, तो इतना यहाँ पे सजेस्ट किया गया था पोवर्टी लाइन कि अगर कोई इतना कमाता है, 75 रुपये पर कैपिटा पर पर्सन पर ईयर, तो उसको हम क्या पुअर कंसिडर नहीं करेंगे, इसके नीचे तभी वो पुअर कंसिडर किया जाएगा। ओके, अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एस्टिमेशंस किया थे। स्वतंत्रता के उपरांत यानी इसके बाद का जो आकलन है पोस्ट इंडिपेंडेंस एस्टिमेशन, उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला है हमारा जो कमेटी है वीएम दांडेकर एंड एन रथ 1971। ठीक है, वीएम दांडेकर जो एन रथ है 1971 में इन्होंने अपना पॉवर्टी एस्टिमेशन दिया था, जिसको हम पहला ऑफिशियल बोल सकते हैं बिकॉज ये इंडिपेंडेंस के बाद पहला था। इट वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पहला सिस्टमेटिक असेसमेंट था जो कि एनएसएसओ के डेटा पे बेस्ड था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा पे बेस्ड था। इट वाज एन एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन। एक्सपेंडिचर बेस्ड या फिर हम बोल सकते हैं कि कैलोरी बेस्ड, कि कितना आप कंजम्पशन कर रहे हैं, कितने कैलोरी कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, पर डे, उसके हिसाब से 2250 कैलोरी निर्धारित किया गया था दांडेकर और रथ कमेटी के द्वारा, जो 1971 में बनी थी। रूरल और अर्बन दोनों के लिए कॉमन था। ठीक, अब अगली कमेटी जो बनती है 1979 में, अलग कमेटी बनती है वाई के अलग जी की चेयरमैनशिप पे। इसने क्या किया? रूरल के लिए अलग पैमाना सेट किया, अर्बन के लिए अलग किया। रूरल के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया, तो वहीं अर्बन के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया। ठीक है, सो वी कंसिडर पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स रूरल के लिए अलग 2400, बिकॉज लोगों को गाँव में ज़्यादा काम करना पड़ता है तो ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और शहरों में थोड़ा कम काम करना पड़ता है तो कम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पे क्या था? दांडेकर रथ कमेटी में 2250 कॉमन सेट कर दिया गया था। यहाँ पे क्या किया? और ये पहला सिस्टमेटिक असेसमेंट था। ठीक है, भले हम ऑफिशियल इसको ना बोले दांडेकर रथ को, लेकिन पहला सिस्टमेटिक असेसमेंट तो ज़रूर था। इसको जनरली हम पहला ऑफिशियल बोल देते हैं। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाई गई थी। तो मेन यहाँ पे की डिफरेंस है कि रूरल के लिए अलग यहाँ पे था कैलोरी का रिक्वायरमेंट और अर्बन के लिए अलग। ठीक, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, अलग ने अलग अलग कर दिया, अलग ने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ग्रामीण के लिए अलग और शहरी के लिए अलग। ठीक है, अब आते हैं लकड़ावाला कमेटी। दिस कमेटी डिफाइन द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि इस समिति ने गरीबी रेखा को परिवार के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर परिभाषित किया है कि प्रति व्यक्ति यानी कि एक जो इंसान है, ठीक है, परिवार का, वो कितना उपभोग में व्यय कर रहा है। उपभोग का मतलब कितना कंजम्पशन में उसका एक्सपेंडिचर है, वो है लकड़ावाला। ठीक है, अब देख सकते हैं मनमोहन सिंह जी भी हैं। ठीक है, तो द कमिटी यूज्ड CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI एग्रीकल्चरल लेबरर्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर और CPI एग्रीकल्चर लेबरर्स, इसका यूज़ किया था लकड़ावाला कमेटी ने। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कैलोरी कंजम्पशन एज अर्लियर। ठीक है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन कैलोरी कंजम्पशन। ऑलराइट, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन शुड बी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि हर स्टेट की अलग अलग अपनी अपनी पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, वो यहाँ पे लकड़ावाला कमेटी द्वारा बोला गया था। अब आते हैं तेंदुलकर कमेटी द्वारा, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए थे 2005 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, बिकॉज अभी अब करंट में जो डेटा यूज़ किया जा रहा है पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन के लिए, या रिकमेंडेशंस यूज़ की जा रही हैं पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन के लिए, तो वो तेंदुलकर कमेटी की ही है, जो 2005 में बनाई गई थी टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग इन द प्रीवियस मेथड्स, एंड इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 2009 में। इट कंप्यूटेड पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी इन टर्म्स टू ₹33 पर डे
परचेजिंग पावर पैरिटी में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक कॉमन बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ जो हर कोई इन जनरल कंजम्पशन में लेके आता है उसको हम इंक्लूड करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में। अब इट रिकमेंडेड टू शिफ्ट अवे फ्रॉम द कैलोरी बेस्ड मॉडल। इसने बोला कि इस कैलोरी बेस्ड मॉडल से बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड मेड पॉवर्टी लाइन ब्रॉडर। इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन को भी इसने इंक्लूड किया। एंड इट रिप्लेस्ड यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड टू मिक्स रेफरेंस पीरियड। अब ये क्या चीज़ है? पहले क्या होता था, पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए आपका 30 दिन का डेटा लिया जाता था जिसको हम यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड बोलते हैं। डेटा मतलब रिकॉल पीरियड। लाइक फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि आपने पिछले 30 दिन में किन किन चीज़ों का कंजम्पशन किया है, किन किन चीज़ों को का उपभोग किया है, तो उसके हिसाब से आपका देखा जाता था कि आप पुअर हो नहीं हो किस तरीके से, ठीक। मिक्स रेफरेंस पीरियड में क्या होता है कि अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम 30 दिन में कंज्यूम नहीं करते हैं, बल्कि जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े हो गया। तो अब कपड़े, अब आपका तो मुझे पता नहीं, जैसे मेरा तो है कि भाई जैसे सर्दियों में कपड़े एक बार ले लिए और गर्मियों के एक बार, ठीक है। और इससे कुछ साल पहले, अभी तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत कमाने लगे हैं, तो कभी कभी जैसे सर्दियों में कपड़े ले लिए, गर्मियों में कुछ कपड़े ले लिए। लेकिन पहले क्या था, जैसे सर्दियों में कपड़े ले लिए, अब हो सकता है कि वो 4-5 साल चलें। गर्मियों के कपड़े ले लिए, जब तक छोटे नहीं हो जाएंगे या जब तक फट नहीं जाएंगे तब तक वही कपड़े चलते थे। तो फिर ऐसे कैसे हम कंजम्पशन सिर्फ 30 दिन के बेसिस पे ले सकते हैं? तो इसीलिए यहाँ पर मिक्स रेफरेंस पीरियड यानी कि मिश्रित संदर्भ अवधि को लाया गया। इसमें क्या होता है, इसमें आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, कि 30 डेज़ का एक होता है कि 30 दिन में आपको रिकॉल करना है कि आपने क्या क्या खाया है, ठीक। क्योंकि खाने वाली चीज़ तो ऐसा तो है नहीं कि 30 दिन का व्रत रख के 31वें दिन खाते हैं, तो मतलब फूड वाला तो 30 दिन में ट्रैक किया जा सकता है। और 365 दिन फॉर इनफ्रीक्वेंट आइटम्स या नॉन फूड आइटम्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फूड आइटम्स के लिए 30 दिन का रिकॉल पीरियड और नॉन फूड आइटम्स के लिए 365 दिन का रिकॉल पीरियड, ये होता है मिक्स रेफरेंस पीरियड में। तो इसके हिसाब से रूरल में गांव के लिए 816 रुपये पर कैपिटा पर मंथ सेट किया गया बार, कि इतना अगर कोई मतलब इतने का कंजम्पशन करता है तो वो पुअर नहीं है। और अर्बन में सेट किया गया 1000 पर कैपिटा पर मंथ। तो रूरल के लिए अलग 816 कैलोरी बेस्ड नहीं है, ये आपका एक्सपेंडिचर बेस्ड है। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि ये जो है इट शिफ्टेड अवे फ्रॉम द कैलोरी बेस्ड मॉडल, यानी कि इसने कैलोरी आधारित मॉडल से हटने की सिफारिश की और गरीबी रेखा को अधिक व्यापक बनाया और इलेबोरेट किया और उसको ब्रॉड किया, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी हो गई। अब ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन द परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन ओवरऑल 29% है, ठीक है, ठीक है, जिसमें कि ठीक है ये 29% है, जिसमें कि ध्यान रखिएगा अर्बन में अगर बात करेंगे तो 13.7 है, और सॉरी 13.7 है, और रूरल में अगर बात करेंगे तो 25.7% है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मिक्स रेफरेंस पीरियड सभी को समझ में आया? यहां तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ें सर। वॉइस कहाँ लो है भाई? फेयर में सेकेंड एडिशन आएगा, ठीक है। इसका एवरेज जरा निकालना कितना आएगा, ये तो गलत होगा, 29% तो नहीं होगा। 5 3 8 2 1 3, आई थिंक ये 21.9% होगा, ठीक है। 29% नहीं होगा क्योंकि अर्बन में 13.7 है, रूरल में 25.7 है, तो इसका कोई बीच का ही नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अभी? हाँ जी, हाँ फैटमेंट में चेंज है, 21.9 कर लो, 29% नहीं होगा वो। रंगराजन कमेटी पे आते हैं, 2012 में बनी थी। इट इंक्लूडेड 3 कंपोनेंट्स इन पॉवर्टी बास्केट: फूड आइटम्स, एसेंशियल नॉट फूड आइटम्स एंड बिहेवियरली डिटरमाइंड नॉन फूड आइटम्स। यानी कि इसने अभी क्या किया गया था, जो तेंदुलकर वाली कमेटी थी उसने उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम्स, यही किया था उसने, ठीक है। फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स, और कैलोरी जो इनटेक है उससे शिफ्ट किया था इसने, और अपनी मेथोडोलॉजी को और ब्रॉड किया था, कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच ले, ठीक है। ऑलराइट, तो जो इसने ब्रॉडर कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच को अपनाया था किसने, अगर बात करें तेंदुलकर कमेटी, जिसमें फूड, एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथिंग इन सब को लिया था।
रंगराजन ने भी वही किया, लेकिन इन्होंने जो अपने आइटम्स उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया रादर दैन 2 आइटम्स। उन्होंने फूड नॉन फूड किया था। इन्होंने फूड आइटम्स, एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स एंड बिहेवियरली डिटरमाइंड नॉन फूड आइटम्स, यानी फूड आइटम्स हैं और नॉन फूड आइटम्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक तो एसेंशियल और दूसरे बिहेवियरली डिटरमाइंड। इन एडिशन टू कैलोरीज इनटेक इट ऑल्सो इंक्लूडेड अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन और फैट को भी इंक्लूड किया इसने। और इसने इंट्रोड्यूस किया मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड से मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड पे कौन लेके आया? तेंदुलकर। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड से मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड को कौन लेके आया? रंगराजन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि फूड आइटम्स को देख लो 30 दिन में कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, और 30 दिन में ही देख लो एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स। अब एसेंशियल अगर नॉन फूड आइटम है, एग्जाम्पल के तौर पे गाड़ियों में तेल डलवाते हैं, 30 दिन के बाद तो नहीं डलवाते हैं। अगर जनरली हम यूज़ करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली तो उसको 30 दिन के अंदर ही डलवाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं, एसेंशियल जो चीज़ें हैं, उनका भी रिकॉल पीरियड 30 दिन ही मान के चलो। इनका भी 30 दिन और इनका भी 30 दिन, ठीक है। और जो बिहेवियरली डिटरमाइंड नॉन फूड आइटम्स है, इनका लगभग 365 दिन, ठीक है। ऑलराइट, तो ये होता है मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड। रूरल के लिए जिसमें ₹972 पर कैपिटा पर मंथ डिसाइड हुआ, और अर्बन के लिए ₹1407 पर कैपिटा पर मंथ, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आज दिन तक रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट नहीं किया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये रिकमेंडेशन जो दी गई थी गवर्नमेंट ने आज तक इनको अडॉप्ट नहीं किया है। तेंदुलकर वाली ही अभी तक चल रही हैं। ओके, ऑलराइट। पॉवर्टी रिडक्शन में ट्रेंड की अगर बात करेंगे तो 2004-05 में 407 मिलियन पीपल वर पुअर, लगभग विच इज़ 37.2% इन बीपीएल। रूरल में 41.8%, तो वहीं अर्बन में 25.7%। 2004-05 का डेटा है। 2011-12 की अगर बात करें तो 270 मिलियन पीपल वर पुअर, ठीक है। 1993-94 से 2004-05 में अगर बात करें तो पॉवर्टी डिक्लाइंड बाई 0.74% पर ईयर, और 2004-05 से 2011-12 में अगर बात करेंगे तो पॉवर्टी डिक्लाइन बाई 2.4% पर ईयर। स्टेट वाइज पॉवर्टी की बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉवर्टी रेट कहाँ है? छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में। छत्तीसगढ़ में 39.9%, झारखंड में 37% और बिहार में 33.7%। वहीं लोएस्ट पॉवर्टी रेट की बात करेंगे तो गोवा में 5.09% और केरला में 7.1%। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, ये पॉवर्टी रेट ज़्यादा कहाँ पे है और पॉवर्टी रेट कम कहाँ पे है। राइट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पुअर देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पुअर में ये मान लेते हैं पॉवर्टी लाइन है, तो जो जनरली पॉवर्टी लाइन के नीचे है उसको हम यूजुअली पुअर बोलते हैं। जो जनरली पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही रहता है उसको हम ओकेजनली पुअर बोलते हैं। कभी कभी गरीब हो जाता है, लेकिन जनरली वो अमीर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही है, ये जनरली गरीब ही रहता है। और ऐसा जो पॉवर्टी लाइन के बस खड़ा ही हुआ है, उसके पॉवर्टी लाइन में ही खड़ा हुआ है, हल्का सा नीचे गया तो बीपीएल हो गया, हल्का सा ऊपर गया तो एपीएल हो गया, नहीं अब पॉवर्टी लाइन हो गया, यानी कि ऊपर नीचे जाता रहता है। दे मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन वेरी फ्रीक्वेंटली, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इनको बोलते हैं चर्निंग पुअर। इनको चर्न किया जा रहा है बीच में, किसके? पॉवर्टी लाइन के बीच में। तो परिवर्तनशील गरीब है ये, यूजुअली पुअर, ओकेजनली पुअर और चर्निंग पुअर। तो 3 तरह के पुअर्स भी हमने यहाँ पे देख लिया, फिर पॉवर्टी देख ली। अब आते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो पहले हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स समझते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो नाम से हमें देख के समझ में आ रहा है कि इसमें हम पॉवर्टी का सिर्फ एक डायमेंशन नहीं देखते हैं कि सिर्फ उसके पास पैसा कितना है या कितना खर्चा कर रहा है या कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहा है। पॉवर्टी के बहुत मानक होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत अमीर है, ठीक है, लेकिन उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, ठीक है, उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, तो क्या हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि सोशली पुअर है ये? अब आपने देखा हमारे कानपुर में ही एक आदमी है, ठीक है, गुटखा कंपनी के मालिक का लड़का है कोई, ठीक है, कोई मिश्रा करके, शिवम मिश्रा, उसने अपनी लैम्बोर्गिनी से कितने लोगों को ठोक डाला, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो पुअर नहीं है? बिल्कुल वो पुअर है। अब अगर हम बाकी सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देखेंगे कि पैसा, तो उस हिसाब से तो वो गरीब नहीं है, उसे तो बहुत ज़्यादा अमीर है। लेकिन अगर हम देखेंगे बाकी, अगर हम पैरामीटर्स ले लें, ठीक है, तो वो पुअर ही नज़र आएगा हमें, कि उसको नहीं इतनी अकल है, समझ है कि किस तरीके से बिहेव करना है या फिर किस तरीके से गाड़ी चलानी है, सारी चीज़ें, ठीक है, बाकी भी जो लाइफ है उनकी भी कदर करनी है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो भी पुअर है। तो अलग अलग अगर हम डायमेंशंस को ले लें, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है। द MPI, तो अगर कल को, जो कि आप में से काफ़ी लोग लिखेंगे, जैसे अभी करंट में जो
पहले स्टूडेंट्स रहे हैं, तो अब वो यूपीएससी की प्रिपरेशन आप उनमें से काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो आप में से भी काफ़ी लोग सेलेक्ट होंगे, फिर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी काम आती हैं जब आप अपने मेंस में आंसर्स लिखते हो, तो वहाँ पर जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अपना देते हो, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का इन द सेंस, सोचो आप इस तरीके से अगर लिखते हो, पॉवर्टी के बारे में आता है, तो इट फेचेस यू एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आएंगी, ठीक है, फॉर श्योर काम आएंगी। The MPI concept was introduced in 2010 by UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative। तो 2010 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा। इसमें 10 हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं ओवर 3 की डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस होते हैं कौन कौन से? एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, एंड हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है एक्चुअल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायमेंशंस 3 होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। याद हम कैसे रखते हैं? याद ऐसे करके याद करते हैं, शी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो 3 डायमेंशंस हो गए। इसमें इंडिकेटर्स की अगर बात करेंगे, टोटल 10 इंडिकेटर्स होते हैं और ये 10 इंडिकेटर हेल्थ के नहीं होते हैं, ओवरऑल 10 इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें हेल्थ में आता है न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है। अभी इस पर रिसेंटली जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वैसे तो मैं हर बार ही पढ़ाता हूँ ये, लेकिन अभी रिसेंट में एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर, तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर देखिएगा। अगर मैं ये अभी जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, इस पर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी नहीं बने। पहले जब मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ टीसीएस लेता, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस वो करता था इस वाले डेटा पे, ये जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, इस डेटा पे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एमपीआई, एचडीआई, इन सब पे देखने मिले हैं, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी, एजुकेशन में ईयर्स इन स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, ठीक है, ऑलराइट। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अगर बात करेंगे तो कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स, ठीक है। ये आपके क्या हैं? ये आपके पॉवर्टी मेजर्स हैं, इंडिकेटर्स नहीं है, बिकॉज इंडिकेटर्स 10 हैं, 2 2 4 और यहाँ पे 6 10। तो ध्यान रखिएगा 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 10 इंडिकेटर हैं, 3 डायमेंशंस हैं, यूएनडीपी और ओपीएचआई इसको मिलके निकालते हैं, ठीक है। नीति आयोग अपना खुद का एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करता है बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। एनएफएचएस का जो डेटा आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके डेटा के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को पब्लिश करता है नीति आयोग। ये है पूरा हमारे जो ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। ये हमारा नेशनल, हमारे देश का। इसमें भी 3 डायमेंशंस होते हैं, लेकिन इंडिकेटर 12 हो जाते हैं। 10 तो वो जो अभी हमने पीछे देखे थे, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी, ईयर्स इन स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स, ये 10 हो गए। इसके अलावा 2 और होते हैं, वो 2 कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका मैटरनल हेल्थ और दूसरा है बैंक अकाउंट्स, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेश को भी ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? भाई रिसेंट में एग्जाम में पूछा गया था, हु रिलीजेस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, क्यों? सर कोई शक्ल से गरीब दिखता है और वो अमीर हो तो वो किस कैटेगरी में आएगा? शक्ल से गरीब दिखता है लेकिन अमीर ये तो टफ क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन सिंस 2005-6 एज मेजर्ड इन दी नेशनल एमपीआई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग का जो डेटा है, 24.8 करोड़ पीपल हैव एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया इन दी लास्ट 9 ईयर्स। पिछले 9 सालों में इतने लोग, लगभग 25 करोड़ लोगों ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले। यूपी से लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी सिंस 2005-6। तो यूपी से सबसे ज़्यादा लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। हाईएस्ट एमपीआई की अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा लोग गरीब कहाँ हैं? तो बिहार में, और सबसे कम लोग कहाँ पर हैं? तो केरला में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सर आप भी गरीब हो? हाँ यार, गरीब तो मैं भी हूँ, बनिया कैटेगरी अच्छा, बनिया कैटेगरी है, ओके ओके ओके। दिखते गरीब हैं लेकिन होते अमीर है, क्यों? चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि नीति आयोग का भी खुद का होता है हमारा, ठीक है। इसमें 12 इंडिकेटर होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, लेकिन 12 इंडिकेटर्स 10 और ये 2 एक्स्ट्रा होते हैं। और ये जो पिछला वाला डेटा था, उस पिछला वाला जो निकाला गया था नीति आयोग के द्वारा, ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो उसका ये डेटा है, ठीक है। ये हिंदी में आपका लिखा हुआ है। नीति आयोग ने नवंबर 2021 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नामक रिपोर्ट जारी की, जो 12 संकेतकों का उपयोग करके भारत में गरीबी का मापन करता है। तो कितने संकेतक होते हैं? 12 संकेतक होते हैं, ठीक है।
ये है आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फ्रेमवर्क। ये भी नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ करता है। क्योंकि नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको बता दिया जाए। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फ्रेमवर्क, इसमें ध्यान रखिएगा 4 पिलर्स होते हैं। कितने पिलर्स होते हैं? 4 पिलर्स होते हैं। पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी कौन सी? एक्सपोर्ट पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, अब जरूरी नहीं कि बिजनेस इकोसिस्टम लिख के देगा तभी तुम मानोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट भी आ सकता है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो एक्सपोर्ट पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये 4 पिलर्स होते हैं नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फ्रेमवर्क के। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब उसमें किसका कितना वेटेज होता है वो लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? बिजनेस इकोसिस्टम का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी आती है। तो क्या सर इसके सब परसेंटेजेस भी हमें याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या याद करना है? रिलीज़ कौन करता है, कितने पिलर्स होते हैं, पिलर का नाम क्या क्या है और उनका वेटेज कितना है। तो पिलर्स का अगर नाम याद है तो बस याद कर लो 40% बिजनेस इकोसिस्टम का और बाकी सब का 20% है, ठीक है। बाकी जो सब इसके अंदर कैटेगरीज बनी हुई हैं ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कितना ही रटोगे। अब आते हैं MVI। ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। वल्नरेबिलिटी, कभी कभी तो राइटिंग अच्छी बन जाती है लेकिन कभी कभी क्यों राइटिंग बहुत बेकार बनती है। वल्नरेबिलिटी, पता है मैं राइटिंग कॉपी करने में एक्सपर्ट था अपने मतलब स्कूल में। जैसे कोई मेरे बगल में बैठता था ना, उसकी जो भी राइटिंग होता था, ठीक है, मेरी राइटिंग वैसी रहती है, पता नहीं क्यों ठीक है, लोग सरप्राइज हो जाते थे, ठीक है। जो भी मेरे बगल में बैठता था उसकी राइटिंग फिर मेरी राइटिंग बन जाती थी। अगर मुझे अच्छी लग गई उसकी राइटिंग तो तुरंत विद इन नो टाइम मैं ठीक है राइटिंग उतार देता था उसकी में। खैर, तो मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो इसको रिलीज़ कौन करता है? तो इट इज़ रिलीज्ड बाय UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसको रिलीज़ करता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वल्नरेबिलिटी और रेजिलियंस को टेस्ट किया जाता है। सोशल वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन कितना ज़्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल से मतलब ये है लाइक कि अगर हम बोलें तो सो पुअर आर मोर वल्नरेबल टू, या फिर हम बोल सकते हैं कि विमेन आर मोर वल्नरेबल टू फॉलिंग इन द BPL कैटेगरी, ठीक है। तो वल्नरेबल मतलब किसके ज़्यादा चांसेस, तो सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी होती है। रेजिलियंस में सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, तो मतलब वल्नरेबिलिटी होती है, रेजिलियंस होता है, ध्यान रखना। रिलीज़ कौन करता है? UNGS को रिलीज़ करता है। अच्छा, सेम, मैं भी, मी ऑल्सो, मैं भी, ओके। काफ़ी मतलब अच्छा। ये लक्षण सही नहीं अच्छा, क्या सही है नहीं हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे राइटिंग्स का काफ़ी शौक हुआ करता था स्कूल में, राइटिंग बनाने का। पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था कि राइटिंग अच्छी बनाओ, ये इस तरीके से उस तरीके से, तो शायद इसलिए। डायमेंशंस की अगर बात करेंगे तो ये HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1990 में, ठीक है, 1990 में इंट्रोड्यूस किया था। और किसने किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने क्रिएट किया था? तो एक इंडियन और एक पाकिस्तानी ने। क्रिएटेड बाई महबूबुल हक, महबूबुल हक जो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। और पाकिस्तान अभी मान गया है कि हम खेल लेंगे इंडिया के साथ, वो तो मजाक कर रहे थे अमर्त्य सेन, ठीक है। तो महबूबुल हक और अमर्त्य सेन, इन दोनों लोगों ने क्रिएट किया है, ओके। 3 डायमेंशंस होते हैं जिसमें शी होता है, इसमें लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि आपकी कितनी ग्रॉस, ठीक है, नेशनल इनकम है पर कैपिटा, इसको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, ओके। ये अच्छा सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो GNI पर कैपिटा ये आपका इंडिकेटर है यहाँ पे। देन इंडिकेटर नॉलेज में एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और इंडिकेटर यहाँ पे अगर बात करेंगे लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में तो क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि बर्थ के टाइम पे लाइफ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जन्म नहीं ले पाते हैं, मतलब जन्म जैसे उनका होता है डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। जो लोग खासकर अगर आप देखोगे तो गरीब होते हैं, जो उतना अच्छी हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा होता ही है कि बच्चों की डेथ हो जाती है बर्थ पे, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। जब मैं सेंसस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे उसका डेटा बताऊंगा। इसी तरीके से होता है MMR। आपने देखा होगा काफ़ी सारी
जो मदर्स होती हैं बच्चे को जब जन्म देती है तब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टालिटी, MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट। U5MR होता है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, यानी कि जहाँ पर 5 साल के अंदर बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, खैर, तो ये ध्यान रहेगा आपको। ओके, बाकी अगर अहमद सेन जी की अगर बात करेंगे तो ही वॉज पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। कब मिला था? 1998 में ही रिसीव दी नोबेल प्राइज़, पहले इंडियन बने थे। ठीक है, और रिसेंट में कौन है? सबसे रिसेंट में 2019 के टाइम 18 में आई थिंक मिला था अभिजीत बनर्जी को और उनकी वाइफ ईस्टर डुफ्लो को। ठीक है, क्रिकेट में इंडिया अमेरिका जैसा, कल क्या हुआ? हरा दिया गया पाकिस्तान ने यूएसए को। हेड काउंट रेशियो पे आते हैं। ठीक है, सिर गणना अनुपात। हेड काउंट रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव्स बिलो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो निकालने के लिए कितने लोग पुअर हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ मल्टीडाइमेंशनल पुअर पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो ये हमें हेड काउंट रेशियो दे देता है, यानी कि सिर गणना अनुपात दे देता है। ये उस जनसंख्या का प्रतिशत है जो गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL जीवन यापन करती है। इसे गरीबी सिर गणना सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है। ओके, अब आते हैं SDG क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं। तो न्यूयॉर्क में, दैट इज़ USA में 2015 की बात है, कंट्रीज़ ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जितनी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अडॉप्ट किया था कि हम ये 17 गोल्स को, जिनको हम बोलते हैं 17 SDGs, ये 17 गोल्स क्या थे वो अभी हम देखेंगे, लेकिन ये कब तक हमें अचीव करने और क्या है। देखिए 2015 तक के लिए एक टारगेट रखा गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG बोला करते थे उनको। फिर 2015 में अडॉप्ट किए गए SDG कि ये हमें 2030 तक हर कंट्री को ही अचीव करना है। जैसे कि पोवर्टी, गरीबी हटानी है, भूखमरी हटानी है ना, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग करने हैं। तो इस तरीके के गोल्स 17 गोल्स सेटअप किए गए थे 2030 तक के अचीव करने के लिए। 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट MDGs हुआ करते थे। ठीक है, MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसमें 17, ध्यान रखिएगा 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं। 2015 में अडॉप्ट किए गए थे और लागू कब से हुए? तो ऐसा मान सकते हो कि 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 से ये लागू हुए थे। अब ये हैं क्या? क्वेश्चन का इस तरीके से बनता है कि किस नंबर के SDG में क्या दिया हुआ है। ठीक, तो आप दिख तो रहा ही ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे तुम याद करने जाओगे कभी याद नहीं हो पाएगा, कभी याद नहीं हो पाएगा। कि तुम अगर सोचो कैसे 5-6 याद हो जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप जिस तरीके से मैंने याद किया था अगर आप वैसे याद कर लोगे, ठीक है, बाकी आप खुद का ही बना सकते हो। आई नो कि इसके बाद तुरंत आएगा इससे अच्छा तो हम ट्रिक के लिए ट्रिक दे दो, इससे अच्छा तुम खुद से याद कर लें, तो आप खुद से याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इससे याद करना चाहें जिस तरीके से मैंने किया था तो आप देख सकते हैं, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके। तो मैंने कैसे याद किया था, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे फ्यूज़, ठीक है, ये पूरा एक वर्ड है, PHPHEWS, फ्यूज़। ठीक है, फ्यूज़, PHHEWS। ठीक है, एस दवाई खाकर रिस्क को कम करते हैं। फ्यू लोग, फ्यू मतलब कुछ लोग, फ्यू FEW वाला फ्यू नहीं, PHHEW वाला फ्यू। तो फ्यूज़ लोग, फ्यूज़, या फिर आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा अगर आपका फ्यूज़ उड़ गया है। ठीक है, और अगर आपको एस करना है, एस मतलब एस तो आई होप समझते होंगे, एस का मतलब होता है आगे बढ़ना है आपको, तो आप दवाई खाकर पहले अपनी रिस्क को कम करो, जिस तरीके से आप रिलेट करना चाहते हैं। कि कुछ लोग हैं जो एस करते हैं, दवाई को खाकर अपनी रिस्क को कम करते हैं। तो P से पॉवर्टी, H से हंगर। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ऑर्डर में याद होना चाहिए कि पहले में क्या है, चौथे में क्या है, पाँचवें में क्या है, छठवें में, इस तरीके से। तो पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ। ठीक, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ याद रहेगा। देन एजुकेशन, W से विमेन, यानी कि जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो विमेन की ही बात करते हैं। ठीक है, क्लियर। देन S से सैनिटेशन यानी वाटर एंड सैनिटेशन। A से हो जाएगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। DW से डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई पूरा ही रटना पड़ेगा, ठीक है, पूरा डिसेंट वर्क भी याद कर लोगे, इनफ है।
डबल आई से इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, ये सब याद कर सकते हो। आर आई से रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, एस सी से सस्टेनेबल सिटीज़, और कम से कंजम्पशन, कम करते हैं कंजम्पशन और क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। या तो रिस्क को कम करते हैं, कैसे कम करते हैं, 2 कपूर लेते हैं, 2 लहसुन लेते हैं एंड 2 प्याज लेते हैं, इस तरीके से। तो 1 सी से कंजम्पशन हो जाएगा, 1 सी से क्लाइमेट एक्शन, 1 एल से लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा, तो 1 एल से लाइफ ऑन लैंड हो जाएगा, ठीक है। और प्याज 1 पी से हो जाएगा पीस, और 1 पी से हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इस तरीके से चलिए मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ किस तरीके से याद हम इसको फिर से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो किस तरीके से हमने याद किया। हमने पहले एक वर्ड बनाया फ्यूज़, हमने एक वर्ड बनाया फ्यूज़, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 0 पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, विमेन का मतलब हो गया कि जेंडर इक्वालिटी, एंड वाटर एंड सैनिटेशन। फिर कुछ लोग एस दवाई खाकर, ठीक है, एस करते हैं, दवाई खाकर अपनी रिस्क को कम करते हैं, ठीक है। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़। कैसे कम करते हैं, 2 कपूर लेते हैं, 2 लहसुन लेते हैं एंड 2 प्याज लेते हैं, ठीक है। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस तरीके से कम करते हैं सर? इसमें कहाँ पे फ्यूज़, एजुकेशन, विमेन, नहीं आपको हिंदी में पढ़ाने में क्या आफत आ जाती है? हाँ यार, आ तो जाती है, फिर कैसे, क्या कुछ करना चाहिए बताओ? आ तो जाती है आफत, और तुमको इंग्लिश में पढ़ने में आफत आ जाती है, तुम ये बताओ, तुमको इंग्लिश में पढ़ने में आफत आती है। खैर, तो यहाँ पे 2 कंजम्पशन क्या था, तो मतलब 2 कपूर क्या था, तो एक तो कंजम्पशन था और एक क्या था, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, पार्टनरशिप। ख़त्म हो गए 17 SDGs, ख़त्म। अब आते हैं जो पहली क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक टॉपिक छुड़वाया था, और वो था ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम समझ लेते हैं ये क्या है, ठीक है, ओके। तो marginal propensity to consume refers to the portion of additional income that a person spends on consumption rather than saving. It measures how much consumption increases when income rises by 1 unit. उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अतिरिक्त आय से के उस हिस्से को संदर्भित करती है जिसे एक व्यक्ति बचत करने के बजाय उपभोग पर खर्च करता है। यह मापता है कि आय में 1 इकाई की वृद्धि पर उपभोग में कितनी वृद्धि होती है। मतलब इसका यह है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई तो मैं अपना एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ करूँगा, मैं अपना खर्चा भी इंक्रीज़ करूँगा, मैं अपना कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ करूँगा, और कुछ पार्ट उसका सेव भी करूँगा। तो बस वही है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल वर्ड ये आपने पहली बार नहीं सुना है। अगर आपको याद हो तो हम जब यूटिलिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी शब्द का के बारे में जिक्र हुआ था। क्या हमने पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था वहाँ पर? मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था, और फिर हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझा था। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जब हम एक एक्स्ट्रा कमोडिटी, मार्जिनल का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा यूनिट, जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन कर रहे थे तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी यानी कितनी संतुष्टि, कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, कितना मज़ा मिल रहा था, वो है मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ये वो पोर्शन कि वो जो एडिशनल पोर्शन ऑफ इनकम है, यानी आपकी इनकम अभी तक 10,000 थी, आप 12,000 अर्न करने लगे, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा जो 2,000 की इनकम है तो उसमें आपने अपना खर्चा कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज़ किया, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक। It is dependent on the income level as it may vary with the income levels. MPC is lower at higher income levels. अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से वो लोअर होता है। लेकिन पहले ये समझो MPC का फॉर्मूला क्या है। तो इनकम में कितना चेंज आया, उसके अवज में आपने कंजम्पशन में कितना चेंज किया। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, यानी कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ तो MPC विल बी ग्रेटर दैन 0 एंड वुड बी लेस दैन 1. इट विल नेवर बी इक्वल टू 0 एंड इट विल नेवर बी इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि ये माना जाता है, लेट सपोज कि मेरी इनकम में चेंज आया, मान लो 10,000 से 12,000 हुई तो 2,000 में, ठीक है, इनकम में चेंज हुआ। कंजम्पशन, मेरी पहले जब इनकम 10,000 थी तो मैं खर्चा करता था 4,000 रुपये, बाकी मैं सेव कर लेता हूँ 4,000, ठीक, 4,000 हुआ, ठीक है।
अब जब मेरी इनकम 2000 से बढ़ गई तो मैं 1000 सेव करने लगा उस एक्स्ट्रा 2000 का, और 1000 मैंने एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा दिया। यानी कि जब मेरा 10,000 खर्चा इनकम थी तो मैं 4000 खर्चा करता था। अब मेरी 12,000 इनकम हो गई है तो मैं 5000 खर्चा करता हूँ। तो मेरी इनकम कितने से इंक्रीज़ हुई? 2000 से। मेरी एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज़ हुआ? 1000 से। तो कितनी वैल्यू आ गई? 0.5। ये यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कि कभी भी मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि मेरे 2000 से इंक्रीज़ हुई और मैं पूरा 2000 खर्च कर दूंगा, तभी ये 1 के इक्वल होगा, जो कि इस फॉर्मूले जो इसके हिसाब से तो कभी 1 के इक्वल नहीं है, 1 के लेस देन रहेगा। और ज़ीरो कब हो सकता है? कि मैं पूरा का पूरा 2000 सेव कर लूँ, एक भी कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर में एक्स्ट्रा मैं ना बढ़ाऊँ, पहले भी 4000 कर रहा था अभी भी 4000 करूँ, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। वो भी कभी ऐसा नहीं होता, ऐसा माना जाता है कि लोग कुछ ना कुछ तो उसका सर्टेन पार्ट कंजम्पशन में लगाते ही हैं, इसलिए कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो सेव करते ही हैं, वो पूरा नहीं खर्चा कर डालेंगे, तो वो इट विल बी लेस देन 1। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पर एक मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। पहले तो ये समझिए ये कुछ ऑटोनमस एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ऑटोनमस एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है दैट अकर्स रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकॉनमी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। वो खर्चा जो मेरी इनकम के इंडिपेंडेंट है, मेरी इनकम के इंडिपेंडेंट है, जैसे मैं खाने में जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मान लो खाने का मतलब ये है रोटी दाल चावल जो मैं खाता हूँ वो, ठीक है। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ का जो रेंट लग रहा है वो मेरी इनकम के इंडिपेंडेंट है खर्चा, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं उसको इंक्रीज़ करूँगा। अब भाई मेरी इनकम इंक्रीज़ कर हो जाएगी तो मैं ऐसा तो नहीं 4 रोटी की जगह 10 रोटी खाने लगूँगा, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो इनकम इंडिपेंडेंट होता है उसको ऑटोनमस एक्सपेंडिचर यानी स्वायत्त व्यय बोलते हैं। ए से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ये पूरा कंजम्पशन दिखा रहा है, इज इक्वल्स टू ए प्लस सी वाई, जहाँ पे ठीक है कैपिटल सी ये टोटल कंजम्पशन है। टोटल कंजम्पशन है वो कंजम्पशन जो इंडिपेंडेंट है इनकम के, और वो कंजम्पशन जो इनकम इंक्रीज होने से बढ़ता है, इनकम डिपेंडेंट कंजम्पशन। जहाँ पे जो सी है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दिखा रहा है, जो अभी हमने देखा, ठीक है। अब अगर मान लो मेरी इनकम 1 है, जो कि हो गई, अब किसी भी चीज़ को मैथ्स में आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हम 100% मानते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर मेरी जो मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ फैट मैन की सेल्स जो है वो 10% से बढ़ गई है। व्हाट डज दिस मीन? कि अगर पहले 100 यूनिट सेल हो रही थी तो अब 110 हो रही है, यही तो मतलब हुआ। तो कोई भी चीज़ हम 100% मानते हैं, तो 100% मतलब 1 है ना। तो 1 का मतलब क्या? अगर मेरी इनकम इतनी है तो इसमें मैं कुछ या तो पैसा खर्च कर रहा हूँगा, ठीक है, कंजम्पशन में, या उसको सेव कर रहा हूँगा, यही तो हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो बस वहीं से आ गया सेविंग इज इक्वल टू 1 माइनस सी, ठीक। यहाँ पे ये तो एक्सपेंडिचर नहीं, मेनली मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लायर अब मैं इसको डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपके लिए काफ़ी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये याद कर लो। पहले क्वेश्चन पूछता था, अभी तो रिसेंट में क्वेश्चन नहीं पूछा एडिक्यूटिव पैटर्न में, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, कि मल्टीप्लायर का और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या रिलेशन होता है, तो 1/1 माइनस सी ध्यान रखिएगा। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अगर आप सेव करोगे तो एक्सपेंडिचर कम करोगे, यानी आप बचत ज़्यादा करोगे तो खर्चा कम करोगे, बचत कम करोगे तो खर्चा ज़्यादा करोगे, ये बेसिक सी चीज़ है। अब यहाँ पे इस लाइन का मैं आपको मतलब बताता हूँ, ये जो लिखा है MPC इज़ लोअर एट हाई इनकम लेवल्स। मान लो आपकी इनकम 10,000 है अभी, ठीक है, 10,000 है, या फिर आपको मान लो कि पॉकेट मनी मिलती है 10,000 रुपये, ठीक है, कि आप इतना खर्चा कर सकते हो रेंट वगैरह, तो आप बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखोगे। आपकी नौकरी लग गई, आपकी जो इनकम हो गई वो 80,000 रुपये हो गई, ठीक। अब क्या आपके खर्चे एकदम बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। जो अपने अंदर तुम दबा के रखे थे उन सबको, भाई एक आईफोन, ये घूमना इधर उधर, महंगे कपड़े, है ना, फ़्लाइट की फ़ोटो डालनी है, फिर वो दिखाना है कि हमने देखो आईफोन भी ले लिया, है ना, फिर वो रील भी तो बनानी है, क्यों? सिलेक्शन के बाद, इसी दिन के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि आपकी 80,000 से 8 लाख हो गई। अब आपके खर्चे उतने इंक्रीज नहीं हुए, क्यों? क्योंकि आपके जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं यहाँ पे उतनी पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है। टूटा फूटा फ़ोन चला रहे थे, काम चला रहे थे, कपड़े ऐसे बस काम चला रहे थे, लेकिन अभी अच्छे से आपका बहुत भयंकर इंक्रीज़ होगा, यानी कि जो इतना इनकम में इंक्रीज़ हुआ 70,000 का, ठीक है। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भयंकर तरीके से इंक्रीज़ होगा। लेकिन फिर अब यहाँ जब इंक्रीज़ होगा ना तो आप सेव करने का ज़्यादा सोचोगे। अब 8 लाख से अगर मैं तुम्हें महीने की इनकम 80 लाख कर दूँ
तो भाई एक पॉइंट आएगा ना कि जहाँ उतना ही खर्च कर सकते हो तुम। अब इस ऐसा तो है नहीं कि खर्च करते रहोगे, यानी कि जब आप ऊपर इनकम लेवल पे चले जाते हो तो जब आप एक्स्ट्रा जो आपकी इनकम बढ़ती है उसके प्रपोर्शन में आपके उतने खर्चे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सब बेसिक नेसेसिटीज़, अच्छा घर, ठीक है, अच्छा फ़ोन, अच्छा गाड़ी, सब कुछ है, अच्छा खाना, सब कुछ है। अब क्या अच्छा कर लोगे ऐसा? क्या अच्छा ऐसा कर लोगे? तो इसी वजह से जो गरीब लोग होते हैं उनका एमपीसी ज़्यादा होता है, ठीक है, लोअर इनकम लेवल्स पे। ओके, जो अमीर लोग होते हैं उनका एमपीसी कम होता है। ऑलराइट। मेरे ही इशारों पर चले है वक्त भी। बस 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 बेटा बस, अज्यूम करने के लिए बोला था, रियलिटी समझ लिए क्या उसको? क्यों सर? वो क्लिप ऐड करो ना, ये गरीब वाला क्लिप है ना, बॉबी देओल और पता नहीं, आज मेरा बर्थडे है, विनय कयात को सभी लोग हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। टाटा से लैम्बोर्गिनी है। ओके मास्टर, आप किस कैटेगरी में आता? हम हम इस कैटेगरी में आते हैं, बता दें तुम्हें, इस कैटेगरी में। हम लोगों ने गरीबी देखी है। समझ गए? गरीबी देखी हमने भी। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमपीसी भी हमने समझ लिया, अब आते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। जो इक्का दुक्का इधर उधर के टॉपिक हैं ख़त्म कर लेते हैं, फिर कल हमारा आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है। राइट, तो कल हमारा आखिरी लेक्चर होगा। देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट जो कि पूरे एशिया में पहली गवर्नमेंट थी, या फिर हम बोल सकते हैं पूरे एशिया में पहली कंट्री इंडिया थी जिसने कि ये इस तरीके की पॉलिसी लेके आई। कब अनाउंस करी थी? इन 2000, ठीक है, अनाउंस्ड इन 2000 में इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है। इसको एक तरीके से एक्ट के थ्रू फॉर्मुलेट किया गया, कब? 2005 में। SEZ एक्ट लेके आया गया 2005 में। ये है क्या? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, मेनली कोस्टल एरियाज में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए कि दबा के प्रोडक्शन करो और भेजो बाहर, माल बाहर फेंको, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, हमारे गुड्स प्रमोट होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉरेक्स आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, यानी कि फॉरेन करेंसी आएगी, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि जब हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे FCA बढ़ेंगे ना, फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो इसलिए इस पॉलिसी को 2000 में अनाउंस किया गया और एक्ट के थ्रू 2005 में लाया गया इसको। एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला में सेटअप किया गया। कहाँ पर? कांडला। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कब? 1965 में, 1965 में। ये ध्यान रखना, एशिया का फर्स्ट था, एशियाज फर्स्ट क्या? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वो बात अलग है कि धीरे धीरे बाकी एशियन कंट्रीज़ ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, चाइना ने भी अडॉप्ट किया, और चाइना आज हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उसके भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगाने में तो माहिर है ही, तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगा डाला उसने, MAT जिसको बोलते हैं, और एक इसमें सनसेट क्लॉज लेके आए। व्हाट इज़ दिस सनसेट क्लॉज? तो सनसेट क्लॉज में ये था, ठीक है, कि जितने भी आपके क्या बोलते हैं, अरे ये स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन्स हैं जितने भी आपके, ठीक है, जितने भी SEZs हैं, वो अगर 1 अप्रैल 2020 से पहले सेटअप हुए हैं तो उनको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगी, जिसको हम टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है जहाँ पे एक तरीके का टेम्परेरी एग्जेम्पशन मिलता है बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। तो इसमें 1 अप्रैल 2020 को एक बेंचमार्क डेट बनाया गया कि इससे पहले अगर आपने अपना SEZ सेटअप किया है, अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं, तो सेक्शन 10 जो AA है, सेक्शन 10 AA इनकम टैक्स रेगुलेशन में जो आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शायद ही आपसे पूछे, ठीक है, सेक्शन 10 AA, इसके तहत जो IT एक्ट है 1961 का, उसके तहत आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगे, टैक्स हॉलीडे के बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन इसके बाद अगर आपके ऑपरेशन शुरू हुए हैं तो आपको कोई टैक्स हॉलीडे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सनसेट क्लॉज इसमें एडेड है। तो जिसकी वजह से ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के चैलेंजेस हैं। एक तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, अगर आपको याद हो, मैंने बजट वाली जो आपकी क्लास ली थी उसमें भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या चीज़ होती है। याद है किसी को कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो MAT है वो NRIs के लिए,
एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना टैक्स भरते हैं या जो भरेंगे उनके लिए एमएटी को क्या कर दिया गया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को क्या किया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया उनके लिए। अभी रिसेंट बजट में अनाउंस हुआ था, तो एसईजी में ध्यान रखना है 2000 में अनाउंस हुआ था, एक्ट आया था 2005 में। कांडला गुजरात में 1965 में एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप किया गया था। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? चलो, नहीं है तो आगे बढ़ो। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ध्यान रखना, ये क्या है? तो ये 5 साल का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। ठीक है, 5 ईयर प्रोजेक्ट 2020 से लेकर 2025 तक का गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि लगभग 111 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो बस ध्यान रखना 2025 तक का जो टारगेट था वो कंप्लीट करना था इसमें। ओके, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अब हम करेंगे इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए क्वेश्चंस की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन करिए, और जिन लोगों को भागना है जल्दी से वो भाग सकते हैं। सर आज वैलेंटाइन डे, अच्छा आज ही क्या वैलेंटाइन डे? सर फिर तो 2 अप्रैल 2020 वाला तो मर गया फिर। हाँ मर तो गया। सर प्लीज़ चेक 41 क्वेश्चन प्लीज़, कल का 41 क्वेश्चन एक बार कंफर्म करो, पता नहीं मुझे क्या था, लेकिन एक चीज़ प्लीज़ करेक्ट कर लेना। कल हमने देखा था कि रुपये का डिवैल्यूएशन किया गया था 2 फेजेस में। ठीक है, 1991 में, वो तो सही है। ठीक है, डिवैल्यूएशन किया गया था 2 फेजेस में 1991 में, जुलाई के टाइम पे किया गया था। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना उसको 11% किया गया था पहले फेज़ में, 9%, लेकिन उसमें आई थिंक कोई 20% का ऑप्शन था नहीं, तो उसमें 18% कर लेना मार्क। 18%, 20% था नहीं तो हम उसके नियरेस्ट चुनेंगे 18%। इतने भी भोले ना बनो। अच्छा नहीं सच में नहीं पता भाई, ये क्या लॉरेंस कर्व? ओके, कल वाले में, ओके ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। लॉरेंस कर्व हमारा मिस हो गया एक्चुअल में। वो क्या है ना कि आज की पीपीटी मैंने रखा नहीं, क्योंकि कल वाले में रखा था तो मैं भूल गया उसको रखना। एक लॉरेंस कर्व भी हमें पढ़ना है, इनइक्वालिटी में ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसको, रुकिएगा एक सेकेंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग भाग गए बेचारे, उनका नुकसान हो गया, हमारा नुकसान। कोई कोई तो ये तुमको नुकसान को नुकसान बोलता है कोई कोई। चलो हाँ, लॉरेंस कर्व सर करवाने को बोले थे आप। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो लॉरेंस कर्व जो होता है वो इनइक्वालिटी कर्व होता है। लॉरेंस कर्व क्या होता है? ये एक इनइक्वालिटी कर्व होता है, जो ये दिखाता है कि कितनी इनइक्वालिटी है, कितनी असमानता है। ये लॉरेंस कर्व में ये होती है जो एकदम 45 डिग्री पे जो लाइन कट कर रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इक्वालिटी, यानी वो लाइन जहाँ पे मतलब काइंड ऑफ इक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब असमानता, कौन गरीब और अमीर के बीच में जो भेदभाव है, जो गैप है, उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है जो 45 डिग्रीज पे। अब मान लो कि मैंने किसी कंट्री की इनइक्वालिटी ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इधर आएगा। भाई इक्वालिटी से ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता ना। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में देखते हैं कि पॉइंट ऑन दी कर्व हो सकता है, बिलो दी कर्व हो सकता है, उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता ना। आप ओवर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं रिसोर्सेज का? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इक्वालिटी का ऑपोजिट क्या है भाई? इक्वालिटी से ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, तो इक्वालिटी के नीचे ही आएगा जो भी आएगा, यानी कि जिसको हम इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, अगर ये इस तरीके से कर्व ड्रॉ होते हैं, किस तरीके से? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कर्व इसके ड्रॉ होते हैं। ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इनइक्वालिटी को बोलूँ कि कहाँ इनइक्वालिटी ज़्यादा है, अगर ये कंट्री नंबर 3 है, कंट्री 2 है, कंट्री 1 है, तो 3 में ज़्यादा इनइक्वालिटी है, देन 2 में, देन 1 में। यानी जितना इक्वालिटी वाली लाइन के आप पास में हो उतना ही कम इनइक्वालिटी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है लॉरेंस कर्व? हमें इनइक्वालिटी दिखाता है। और किस तरीके से? यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं गिनी कोएफिशिएंट का, जिसका इस्तेमाल किए करके इनइक्वालिटी कर्व ड्रॉ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट की अगर बात करेंगे तो ये 0 से 1 के बीच में होता है, जहाँ पे 0 परफेक्ट इक्वालिटी को दिखाता है,
ठीक है। और वहीं 1 की बात करेंगे तो परफेक्ट इनइक्वालिटी को दर्शाता है ये, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया जाता है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, a/a+b इस तरीके से होता है, जहाँ पे लेट सपोज अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि दिस इज़ योर लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है, तो जितना भी नीचे होगा वो इनइक्वालिटी होगा। तो ये वाले पोर्शन को मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सेकंड रुकिएगा, जैसे कि ऐसे मान लो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखो, ठीक है, उसे मत देखो, जैसे ये मैंने ऐसे कर लिया, ठीक। मैं फर्स्ट कंट्री का मान रहा हूँ, ठीक है, मैं इन दोनों को हटा दूँ, चलो हटाता नहीं हूँ, आप ये यहीं से समझ लो, मैं फर्स्ट कंट्री का मान रहा हूँ, तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये ए कहलाएगा, क्या, ए, और जो पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो ट्रायंगल बन रहा है ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये ए होगा, और इसके नीचे का जो पूरा पोर्शन है वो कितना होगा, उसको बी बोलते हैं। तो a/a+b यानी ए और ये पूरा ट्रायंगल का एरिया, उससे हम निकालते हैं इसको गिनी कोएफिशिएंट को। समझ में आई बात? जैसे कि ये हुआ आपका ए पोर्शन बोल दिया इसको मैंने, और इसको बोल दिया बी, तो वही है a/a+b। इस तरीके से गिनी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को करो। पहला क्वेश्चन है द रंगराजन, तो वो वाले में आप चेंज कर लेना, ठीक है, 18% कर लेना। आई होप आप किसी ने 41 या 42 जो लिखा था क्वेश्चन नंबर, शायद आप इसी की बात कर रहे होंगे। सर टुडे इज़ माई एनिवर्सरी। बेटा सभी लोग XYZ स्टेटस मेकर को गरियाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। द रंगराजन कमिटी मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इनकॉर्पोरेटेड विच आर द फॉलोइंग: a food component, a normative level of expenditure for essential non-food items and a behavioral determined expenditure for तो यही हमने देखा था। रंगराजन कमेटी ने एक तो फूड कंपोनेंट था 30 दिन का रिकॉल पीरियड, नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स, इसमें भी 30 दिन का रिकॉल पीरियड, ठीक है, और इसमें आपका बिहेवियर डिटरमाइन में क्या था 365 दिन का रिकॉल पीरियड, ठीक है। चलो अगला है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रिपोर्ट ऑफ तेंदुलकर कमेटी ऑन पॉवर्टी एस्टिमेट्स इज और आर करेक्ट। तो गरीबी के आकलन पर तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, लाइसेंस राज वहाँ की है सर, हाँ कल करवाएंगे लाइसेंस आज, ठीक है। चलो, तो द कमिटी हैड यूज्ड एन ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट एज अ रेफरेंस टू डिराइव बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लेवल्स। यस, ठीक है। द कमिटी हैड एंकर्ड द पॉवर्टी लाइन टू द ऑफिशियल फूड कैलोरी नॉर्म्स। नो, समिति ने गरीबी रेखा को आधिकारिक खाद्य कैलोरी मानदंडों पर स्थिर कर दिया, नहीं, इट एक्चुअली पिवटेड फ्रॉम द ऑफिशियल कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स, यानी कैलोरी बेस्ड नॉर्म से पिवट किया है इसने, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा डिटरमाइंड बाई फॉर सब्सिस्टेंस। बिल्कुल, ये बेसिक ज़रूरतें हैं, न्यूनतम स्तर का निर्धारण किया जाता है इसी से ही, ठीक है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल और 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन, ठीक है। बिल्कुल, अर्बन में कम कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन दी, और एक चीज़, दिल्ली पुलिस के हम लोग क्वेश्चन सारे करने वाले हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपका खत्म ही हो चुका है, सेट 5 ईयर प्लान, तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ करने वाले हैं। 2 बजे मिलते हैं, ठीक है, तो सारा रिविजन करेंगे। Which of the following indicators is included in the MPI? Ease of schooling, literacy rate, life expectancy या per capita income? क्या बोल रहा है? इंडिकेटर कौन इंक्लूडेड है आपका MPI में? दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। किसकी बात कर रहा है? इस इंडेक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी है, ईयर्स इन स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं सारे इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं। बाकी अगर बात करेंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे GNI पर कैपिटा इंडिकेटर, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय।
तो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड किसने रिकमेंड किया था? तो हमने देखा था पहले यूआरपी चल रहा था, तेंदुलकर तक, तेंदुलकर लेके आए एमआरपी, तो ऑप्शन नंबर बी। और एमएमआरपी लेके आए थे कौन? रंगराजन कमेटी। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग? निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के उद्देश्य हैं? इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट एंड यूनिटीज, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर नीतियां लागू करना नहीं, रिकमेंडेशन देना, रिपोर्ट लेके आना, ये सब काम होता है नीति आयोग का, ना कि पॉलिसी इम्पोज करना। एलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, फंड एलोकेट करना ये फाइनेंस कमीशन का काम होता है, ना कि इसका काम होता है। ठीक है, फंड एलोकेशन को लेकर रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है, ये एलोकेशन वगैरह तो कुछ नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स, तो सब स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाने का इनका काम होता है और कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो। अच्छा, नीति आयोग की हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, इसी तरीके से आप आईएमएफ की रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, या फिर जहाँ पे आपने कल नोट किया था सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आईएमएफ की रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो आईएमएफ की कौन कौन सी रिपोर्ट है? तो आईएमएफ की एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा था आरबीआई, वो जो मैंने पूछा था ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो रिलीज़ करता है, वो अपनी आरबीआई रिलीज़ करती है। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जीएफएसपीआर। ठीक है, फिस्कल मॉनिटर। ओके, तो ये तीन ध्यान रखिएगा, ये जो तीन मैंने आपको रिपोर्ट यहाँ पर बताई, ये तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरीके से आरबीआई कुछ रिपोर्ट रिलीज़ करता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई जैसे कि आपका फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ऑलराइट। एंड जो दूसरा जो ध्यान रखना है, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये ध्यान रखिएगा। आरबीआई के द्वारा आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिजिकल मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, इनमें से नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? प्रोवाइड्स ए क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रैटेजिक इनपुट फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस। बिल्कुल इसका यही काम है। ठीक है, कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना, रिकमेंडेशन देना, ये सारा थिंक टैंक है। बिल्कुल, इट मॉनिटर्स एंड इवैल्यूएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स एज प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसॉर्ट। तो ये भाई कन्फ्लिक्ट यहाँ पे थोड़े रिजॉल्व होंगे इंटर स्टेट के, क्योंकि नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन तो छोड़ो, स्टैट्यूटरी बॉडी तक नहीं है, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको देख ही नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं देख सकती है। कौन देखता है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स? बताइए, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करता है? रिकॉल करो पॉलिटी, रिकॉल करो आर्टिकल नंबर 131, क्या दिया हुआ है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का इस मैटर में ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट नहीं देख सकता है, वो तो वाटर ट्रिब्यूनल देखेगा, वो एक्सेप्शन है। लेकिन और किसी भी तरीके का डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स या फिर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो देखने का काम आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का है। व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन यूज टू मेजर? तो गरीबी रेखा का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, द नंबर ऑफ पीपल हु आर रिच, द मिनिमम इनकम लेवल कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द नेशनल डेट। तो क्या हो जाएगा? सिंपल, द मिनिमम इनकम लेवल कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट? ये ह्यूमन जोग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेटलमेंट्स होते हैं, हैमलेट होता है, डिस्पर्स्ड होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट है, इसलिए नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीज़न ऑफ ब्रेन ड्रेन इन इंडिया? ब्रेन ड्रेन क्या होता है? जब टैलेंट किसी और देश में चला जाए, बाहर चला जाए। आप सुनते हैं कि भाई, है ना, कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। क्यों? क्योंकि लोग अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं एजुकेशन के लिए, या फिर जैसे कि सुंदर पिचाई आप एग्जांपल ले सकते हैं, सत्यनिरला एग्जांपल ले सकते हो, जो इंडियन हैं लेकिन यूएस में सर्व कर रहे हैं। तो लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में और लो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, आपने देखा हो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। इनफैक्ट जितने भी आप पॉलिटिशियन देख लीजिए, सबके बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं। और एक भाई साहब तो मतलब आई थिंक कानपुर देहात वगैरह के कहीं के पूर्व एमएलए हैं, उनकी बेटियां, आई थिंक तूने देखा होगा नहीं, उनकी बेटियां गजब मज़े काट रही हैं। ठीक है, लिख रही हैं पैलेस्तीन जिंदाबाद और
ठीक है, बीफ खा रही हैं, है ना, डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी। कितने मूर्ख होती नहीं जनता, लोग सोचो, और मूर्खपना की हद होती है एक, है ना, नहीं लगता तुमको? क्यों? सर टुडे इज माई बर्थडे, भाई आज ही सबका बर्थडे है क्या? हाँ, HDI इज बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओनली। अब HDI सिर्फ क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ही बेस्ड है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ही बेस्ड है ये? हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ही बेस्ड है? नहीं, और भी चीज़ें हैं जी, नहीं, पर कैपिटा इन सब पे। और ओनली जैसे कीवर्ड क्या होते हैं, एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, हमें इनसे बच के रहना होता है, बच के रहना है, ठीक है। करेक्ट पूछा है यहाँ पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज टेकन इन टू अकाउंट, बिल्कुल। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्स हेल्थ एंड एजुकेशन ओनली। अब देख लो, क्या हेल्थ और एजुकेशन ही है सिर्फ? हेल्थ एजुकेशन के अलावा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो है, ओनली से बच के रहना है आपको। चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन आर टेकन इन टू अकाउंट टू मेजर हेल्थ इन MPI, येस। तो 1 and 2 and 4, ऑप्शन नंबर डी, CPO 2025। ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर, ऑल, ये सारे एक्सट्रीम कीवर्ड कंटेनिंग स्टेटमेंट होते हैं जो जनरली गलत होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, ये IBSA में क्वेश्चन पूछा गया है। MPI वॉज डेवलप्ड इन 2008 बाई OPHI एंड UNDP। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सॉरी, वो योगा की स्लाइड है, हम लोग सुबह योगा करते हैं ना, कितने लोग आते हैं योगा करने, तो 2010 में डेवलप हुआ ना कि 2008 में, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया अपने आप। अकॉर्डिंग टू MPI, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन MPI आर फाउंड इन बिहार एंड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एज अ पार्ट ऑफ HDI रिपोर्ट, ये भी सही है आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया इन 2019? तो एक्सट्रीम पॉवर्टी कितनी थी इंडिया में? तो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी आपकी 10.2%, ओके। अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर? तो सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे है? तो हमने देखा था, ओके, यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं है, तो लेकिन सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। केरला ऑप्शन में नहीं है तो सिक्किम हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू, क्योंकि देखिए जब भी परसेंटेज की बात आए ना कहीं पे भी, तो परसेंटेज में वो स्टेट हमेशा खेल जाता है जो छोटा होता है साइज़ में। क्यों? जैसे कि मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो आप बोलोगे MP में, लेकिन वहीं मैं परसेंटेज पूछ लोगे, आप बोलोगे मिज़ोरम में। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। तो मध्य प्रदेश इतना है, उसमें फॉरेस्ट कवर इतना है, मिज़ोरम इतना है, ठीक है, उसमें फॉरेस्ट कवर इतना है, पूरा इतना है, इतना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, इतना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। और MP में कितना है? MP में मान लेते हैं इतना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो मिज़ोरम का ज़्यादातर हिस्सा तो फॉरेस्ट में ही ढका हुआ है, और महाराष्ट्र का बहुत छोटा हिस्सा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज के मामले में छोटा स्टेट हमेशा जीत जाता है। और आप देखोगे यहाँ छोटा स्टेट मणिपुर है और सिक्किम है, और सिक्किम मणिपुर से भी छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। मणिपुर में आपको, सॉरी, सिक्किम में आपको बताना है किस अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिला था। अकॉर्डिंग टू MPI 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर? तो बहुत आसान है, केरला एंड सिक्किम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 अप्रोचेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पॉवर्टी रिडक्शन? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा गरीबी कम करने के लिए अपनाए गए 3 दृष्टिकोणों में से एक नहीं है? प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़ टू द पीपल थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कंजम्पशन नीड, यानी सामाजिक उपभोग आवश्यकताओं पर सार्वजनिक व्यय के माध्यम से लोगों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। Ensure the bare minimum level of remuneration or wage for labor with different level of skills. Growth oriented approach, raise incomes and employment for the poor by creating additional assets and by means of work generation. ओके सर जी, RBI ऑफिसर ने 1 शॉट वीडियो करा दीजिए, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो। कोई पेपर तो आई थिंक होगा नहीं इसका कि है प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि अगर होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा आसानी में हो जाती है। बाकी इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के जाना, RBI वाला कॉम्पोनेंट, उसके द्वारा रिलीज करी जाने वाली रिपोर्ट्स, एंड इकोनॉमिक्स वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक आपका एग्ज़ाम फेब एंड तक है शायद, है ना, फेब एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में। तो 16th का सही आंसर क्या हो जाएगा? 16th का सही आंसर हो जाएगा नॉट। तो इंश्योर बेयर मिनिमम लेवल ऑफ रिम्यूनरेशन और वेज फॉर लेबर विद डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल, ये नहीं है आपका, ठीक है, ये कोई अप्रोच नहीं है। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक रिपोर्ट, तो ध्यान रखेंगे ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है बाय वर्ल्ड डेटा लैब, ऑप्शन नंबर ए।
विच वेरिएबल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द 6 मेन कंपोनेंट्स ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का इसमें से कंपोनेंट क्या नहीं है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के तहत नहीं आती है, उसका खुद का अपना होता है, ठीक है। हु प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेज द ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट? कौन ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई रिपोर्ट को पब्लिश करता है? तो यूएनडीपी करता है और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी हेल्थ डेवलपमेंट इनिशिएटिव करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स विच इंडिकेटर कैरीज द हाइएस्ट वेट इन मेजरिंग हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन एंड पॉपुलेशन इन कंट्रीज वर्ल्ड वाइड? तो बताइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहा है। अब हंगर इंडेक्स तो हमने नहीं पढ़ा है, एक सेकेंड, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा है ना, ओके ठीक है। तो चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है जब बच्चे की हाइट के हिसाब से वेट ना हो, ठीक है। वेट कम होता है जब किसी बच्चे का उसकी हाइट के हिसाब से, तो उसको चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। चाइल्ड मॉर्टेलिटी मैंने बताया। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है जिसकी हाइट कम होती है, उसको स्टंटेड या स्टंटिंग बोलते हैं, स्टंटेड चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दैट वुड बी, ठीक है, मेजरिंग हंगर एंड अमंग एंड हाईएस्ट वेट। तो हाईएस्ट वेट होता है यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग का, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग का यहाँ पर हाईएस्ट वेट होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर बात करेंगे तो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज कौन करता है, क्यों? अगला क्वेश्चन करेंगे। व्हाट लेड टू द डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 1921 से 51? क्यों डिक्रीज हुआ? क्यों डिक्रीज हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस टाइम पे। इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सैनिटेशन, सिंपल। अगर इम्प्रूव हुआ है मतलब अच्छी चीज़ है, तो मतलब कुछ तो अच्छी चीज़ हुई होगी, ठीक। कौन रिलीज करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो ध्यान रखना है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। एक्चुअल में वो लाइफ नहीं होता है, एक्चुअल में वो होता है वेल्थ हंगर, ठीक है, इस तरीके से होता है, वेल्थ हंगर हेल्थ करके होता है वो, ठीक है, हाइल्फ, लाइफ नहीं होता है वो, ठीक है, लेकिन बोल देते हैं बस हाई लाइफ। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। नीति आयोग हैज़ रिलीज इट्स द फर्स्ट स्कूल, और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने जानबूझ के डेटा अभी वाला नहीं बताया बिकॉज ये अपडेट होता रहता है। 2025 की अगर बात करेंगे तो अलग डेटा है, बाकी आप जाओगे तो अलग डेटा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जो इनको वेट असाइन किया जाता है वो तो खैर उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे इंडिकेटर्स की अगर बात करें 4 होते हैं, जैसे चाइल्ड वेस्टिंग के अराउंड 18.7% होता है, ठीक है, ऑलराइट। इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे, इंडिया की परफॉर्मेंस का मैं बता रहा हूँ। चाइल्ड स्टंटिंग की अगर बात करेंगे तो ये लगभग है 32.9%, ठीक। अंडर नरिशमेंट की अगर बात करेंगे तो लगभग 12 to 15% है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी ये तो खैर कम हो रही है अभी, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। आगे बढ़ें, अगला देखिए। नीति आयोग हैज़ रिलीज द फर्स्ट स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो इसका नीति आयोग का काम है डिफरेंट इंडेक्स और रिपोर्ट को रिलीज़ करना। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू 2019। वॉट डज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मेजर? तो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष से क्या मापा जाता है? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से। द नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड इन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड इन स्कूल। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी कि कितने मतलब बच्चा वो स्कूल में टाइम स्पेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया रिकॉर्ड द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे 2018? वैसे तो सेंसस में भी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा लिटरेसी डिफरेंस भी है बिटवीन मेल एंड फीमेल। व्हाट इज़ दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग? तो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सतत विकास लक्ष्य सूचकांक क्या है? एसडीजी इंडेक्स बाय नीति आयोग क्या है? अ मेजर ऑफ फॉरेन ट्रेड? नहीं, सिंपल एटिमोलॉजी का यूज़ करो, एटिमोलॉजी, ओके, ऑप्शन नंबर बी। Read the below statement marked as assertion and reason and mark the correct option. A country with high HDI may still have high multidimensional poverty. Can, could, may, might, ठीक है, ये सब जनरलिस्टिक कीवर्ड होते हैं जो जनरली सही बनाते हैं किसी स्टेटमेंट को। जो पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं ना स्टेटमेंट्स, वो जनरली सही होता है। अ कंट्री विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्टिल हैव हाई मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी। यस, अगर उसका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है फिर भी उसमें मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। HDI इज़ एन एवरेज एंड डजेंट कैप्चर इंट्रा कंट्री इनइक्वालिटीज़। ये एक एवरेज है और जो इनइक्वालिटी उसको कैप्चर नहीं करती है, तो ये भी यहाँ पे सही होगा। इसीलिए हम मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी का यहाँ से पता नहीं लगा सकते, तो दोनों सही हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
What is the average monthly income per agriculture household in India according to 77 round of NSO survey calculated using the paid out expenses approach? तो कितना है ये? तो ये लगभग आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 10,218। रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़े से ऊट पटांग टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। हर क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023, हाउ मेनी पीपल एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015 से 2021 में? कितने लोगों ने ये पॉवर्टी को, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एस्केप किया है, जो हमारा नीति आयोग ने रिलीज़ किया था? तो कितने लोगों ने किया लगभग? तो ये टोटल हैं लगभग 13.5 करोड़ लोग। ऑप्शन नंबर सी। हाउ मैनी इंडिकेटर्स वर इंक्लूडेड इन द नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो जो हमारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसमें 10 होते हैं और यहाँ पे 12 होते हैं, जिसमें कि आपका बैंक अकाउंट और दूसरा क्या था जो ऐड हुआ था, बताओ। अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शोड द फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन? सबसे जल्दी पॉवर्टी रिडक्शन कहाँ पर हुआ है? यूपी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। रंगराजन कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे संबंधित है रंगराजन कमेटी? तो रंगराजन कमेटी हमें पता है ये कि आपकी पॉवर्टी से एसोसिएटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, पॉवर्टी। बैंकिंग में हमने क्या पढ़ा था? नरसिम्हम, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी। अगला है अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डिमेंशनल, और एक टैक्स को लेके ना, जहाँ पे अपने फैट मैन में टैक्स वगैरह टॉपिक है, वहाँ पे एक केलकर कमेटी भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक केलकर कमेटी भी नोट कर लीजिएगा जो कि टैक्स को लेके थी। अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन पुअर? सबसे भयंकर डिक्लाइन कहाँ पे हुआ? तो एक तो हमने अभी देखा यूपी में और बिहार में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस इन अ कंट्री? तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश में खुशी मापने का एक का लाभ है, बताइए। कौन रिलीज़ करता है? अच्छा, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होता है उसको कौन रिलीज़ करता है? 33 का यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग सिटीजन्स मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। इस बार नहीं होगा तो मैं पूरा इंडेक्स और रिपोर्ट वाला जो भी टॉपिक है उसका भी अलग से मैं आपको पूरा काइंड ऑफ डेटा वगैरह दे दूंगा, तो आपको अलग से ऐसा नोट नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग जगह, सारा एक जगह आपका कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी MPI? तो इसमें MPI में क्या नहीं है? न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस या मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो क्या नहीं है बताइए मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी में? तो अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन भी है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, लेकिन यहाँ पे आप देखो, ठीक है, तो न्यूट्रिशन है, ईयर्स इन स्कूलिंग भी है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो क्या नहीं है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखने को मिलेगा, GNI पर कैपिटा। द तेंदुलकर कमिटी रिवाइज द इंडियाज methodology फॉर मेजरिंग poverty. एज पर द तेंदुलकर कमिटी विच क्राइटेरिया इज कंसिडर्ड एज अ मेजर टू मेजर द poverty? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कैलोरी इनटेक या फिर इनकम? किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, उपभोग व्यय का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज दी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च्ड with the aim to bring the assisted poor families above the poverty line by organizing them into SHGs through a mix of bank credit and government subsidies? किस साल इसको लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 1999 में, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग मेजर्स पॉवर्टी बियॉन्ड इनकम बाय कंसिडरिंग मल्टीपल डेप्रीवेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज MPI? कौन सा इंक्लूडेड नहीं इंडिया के MPI में? तो शी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन? NUR जो LM होता है, NULM, उसमें कौन सा नहीं है? प्राइमरी एम क्या नहीं है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का? रिड्यूसिंग अर्बन पॉवर्टी थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, ठीक है, प्रमोटिंग स्मार्ट सिटीज़। तो आपको क्या लगता है क्या नहीं होगा? कौन सा ऑड वन टाइप आपको लग रहा है? कौन सा ऑड वन लग रहा है? व्हाट इज़ दी प्राइमरी एम? प्राइमरी एम ऑड वन नहीं, एक्चुअल में सबसे ज़्यादा रिलेटेड कौन सा लग रहा है? अर्बन, ठीक है, लाइवलीहुड यानी जीविका, जीविका मतलब खर्चा पानी चल जाए जो शहर में लोग रह रहे हैं। अर्बन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, खत्म। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहीं समझ में आ रहा है? एटिमोलॉजी का यूज़ करो ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो ना, ऑप्शन को ढंग से देखो ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन इकॉनमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के टाइम पे, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख कमी निम्नलिखित में से कौन सी थी? हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, हाई इंडस्ट्रियल आउटपुट या स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी।
उच्च बेरोजगारी और गरीबी, ये एक ड्रॉबैक था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। What was the poverty head count ratio in urban areas in 2019-21 as per the National Multidimensional Poverty Index 2023? हेड काउंट रेशियो मतलब कितने लोग पुअर हैं, बीपीएल है, और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है कितनी, वो है। तो 2023 के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये आपको कितना है, 5.27% है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द परसेंटेज ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिविंग द बीपीएल? कौन मेजर करता है कि कितने लोग बीपीएल रह रहे हैं? पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 क्वेश्चन और करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स, ठीक है, कौन डिफरेंशिएट करता है बिटवीन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी में क्या सही डिफरेंस है? आरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, कोई डिफरेंस है ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। देयर इज नो डिफरेंस कैसा है, हमें एक्सट्रीम सेंस दे रहा है, एक्सट्रीम काइंड ऑफ है ये स्टेटमेंट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी सब्जेक्टिव, नो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो एक्चुअली पॉवर्टी सब्जेक्टिव नहीं है वो। एब्सोल्यूट पॉवर्टी यूजेस अ फिक्स थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड होता है कि इससे नीचे हो तो पुअर, इससे ऊपर हो तो एपीएल हो, नहीं पुअर हो, अबव पॉवर्टी लाइन हो। रिलेटिव पॉवर्टी कंपेयर्स इंडिविजुअल्स विद इन अ सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी। विच स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी बाय अकाउंटिंग फॉर द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल्स फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन? तो क्या होता है वो, ये होता है आपका हेड काउंट रेशियो। गिनी कोएफिशिएंट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो ये जो लॉरेंस कर्व को जब हम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला a/a+b वो हमने देख ही लिया था, और इसकी वैल्यू 0 से 1, 0 परफेक्ट इक्वालिटी और 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी को दिखाता है। Which of the following is not one of the 10 indicators used in the calculating the multidimensional poverty index? इसमें से 10 इंडिकेटर में कौन सा नहीं है? एयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, न्यूट्रिशन। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐसा कोई नहीं है, हमने देखा था। इंटरनेट कनेक्टिविटी देखा था, नहीं देखा था, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ विच इज कॉमन इन चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इज अ श्योर साइन ऑफ, श्योर साइन किसका है? ये स्टंटेड ग्रोथ हो रही है मतलब कि ग्रोथ नहीं हो पा रही, कपड़े नहीं है, कपड़ों से ग्रोथ का क्या लेना देना? नींद नहीं ले पा रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन है, ठीक है, कुपोषण है। अच्छा, अभी तो खैर बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो बायोलॉजी हम लोग परसों से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि क्वाशॉर्कर और मरासमस देखेंगे जो स्टंटेड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों की, ठीक है, ओके। एज पर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 2004-05 द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, लकड़ा वाला पॉवर्टी एस्टिमेट कमेटी वॉज कितना था प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 2004-05 में कितना था? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 46। ये था आपका 27.5%, 2004-05 का डेटा ये, ठीक है। Which among the following data was used to compute the estimates in the MPI baseline report? तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मैंने आपको बताया था किसका डेटा यूज़ होता है? एनएफएचएस का, नेशनल ये फैमिली हेल्थ सर्वे का, ठीक है, डेटा यूज़ होता है किसका? एनएफएचएस का डेटा यूज़ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 47 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ पॉवर्टी? इनमें से गरीबी का कारण क्या नहीं है? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट पॉलिसीज या अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ इकोनॉमी। क्या रीज़न नहीं है? तो स्टेट पॉलिसीज़ कॉज नहीं है इसका, ठीक है। चलो, व्हाट वाज द मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेट एज बेंचमार्क ऑफ द पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल इंडिया 1979 में? क्या बेंचमार्क सेटअप किया गया था? तो ये सेटअप किया गया था 49.09, ठीक है, 49.09, राइट, ठीक है, ये देख सकते हैं आप 49.09 ग्रामीण के लिए और 56.64 शहर के लिए, ठीक। तो रूरल के लिए पूछा तो 49.09, शहर के लिए पूछा तो 56.69, ठीक है, और 1979 की बात हो रही है, ओके। चलो, अगला है पीपल लाइक, तो वही मैंने पता है, अगर आप ये देखो क्वेश्चन तो पुराना क्वेश्चन है ये। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, जो हम लोगों ने देखा था ये डिफरेंट कमिटीज़ का, पहले तो खूब क्वेश्चन बने थे, अभी रिसेंट में तो जो क्वेश्चंस बने हैं वो मेनली इन इंडेक्सेस पे बने हैं, MPI, HDI, हंगर इंडेक्स, इन सब पे बने हैं क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। अलग से मैं इसका आपको कंपलेशन दे दूंगा, तो आपको क्या है कि अलग अलग जगह से रेफर नहीं करना होगा, ओके ओके, ऑलराइट। अगला है पीपल लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंटली इन एंड आउट करते हैं, चर्निंग पुअर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। बाकी क्या आई थिंक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं खुद से, ठीक है, इतना तो आप लगा कर ही सकते हैं काम। जैसे कि चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ, पूछता हूँ, इसका क्या आंसर होगा? ये टोटल कंजम्पशन को दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या था अगर आपको याद हो? C इज इक्वल टू A + CY। दिस वॉज expenditure independent of income which is called as autonomous expenditure, and this expenditure is income dependent एक्सपेंडिचर कि इनकम जितना प्रोपोर्शन से बढ़ेगी घटेगी उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर चेंज होगा। तो A की वैल्यू यहाँ पर 100 होगी और यहाँ पे C की वैल्यू MPC जो कि MPC मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम, उसकी वैल्यू 0.8 हो जाएगी यहाँ पे,
अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इफ MPC 0.6 तो MPS कितना होगा, यानी अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा। तो अगर भाई हमारी इन सिंपल 1 है टोटल, तो अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं 0.6 तो उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, इतना हम सेव कर रहे होंगे। सिंपल 100% अर्न कर रहे हैं तो अगर 60% अगर कंजम्पशन में खर्चा कर रहे हैं तो 40% सेव कर रहे होंगे। सिंपल, ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज़ द लाइकली वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तो मैंने मल्टीप्लायर बताया था। मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/1 माइनस सी। सी क्या है, टोटल कंजम्पशन नहीं है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, MPC है, या तो आप इसको MPC लिख लो। ठीक, तो 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2 कितना आ जाएगा 5। सिंपल, ये भी पुराना क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना। तो ये है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। आई थिंक फैटमैन में एक्सपेंडिचर लिखा है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर लिख लेना आगे करके, ठीक है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ओके, -15 में आपका वीडियो देख रहा हूँ, 3-4 कंबल लपेट के, लव फ्रॉम लद्दाख। अच्छा, लद्दाख से, क्या नाम है आपका? मिशन 2627। 14 फ़रवरी को शादी है मेरा। अच्छा, 14 फ़रवरी को तुमको पता नहीं है कि कुछ मैं तुमको गिफ्ट भी देने वाला हूँ तुम सबको? क्यों, पता है ना तुम लोग को? न्यू एडिशन फैटमैन का मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा एटलीस्ट 1 महीने के अंदर तो नहीं आ रहा है, 1.5 से 2 महीना ऐसा लगेगा अभी। ठीक है सर, वॉल्यूम हाई करना पड़ता है टू हियर, तो ठीक है ना, आपका फ़ोन की वॉल्यूम टेस्टिंग भी तो हो जाती है। जिसको भी बैच लेना है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए, नोट्स के लिए, क्विजेस के लिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के लिए, आप 4.0 बैच में एनरोल करके सब ले सकते हैं। ठीक है, राइट सर, शाउट आउट दे दो। रवि कुमार, लो ले लो। उमर सैयद, इग्नोर मत करो सर, इकोनॉमिक्स के बाद स्टैटिक जी के तो। अच्छा, फोर्टीन को बिज़ी हूँ थोड़ा। अच्छा, मेरा तो एक्स्ट्रा क्लास है। अच्छा, तुम लोग का भी ऐसा कुछ मतलब होता नहीं होगा, लेकिन है ना, मन को मार लेते हो, या फिर मन को समझ सकता हूँ बेटा, समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को, तुम चिंता मत करो सर, एक आप ही तो हैं हमारे लिए इतना सोचते हैं। बिल्कुल प्रिंस जी। आज MTS के फर्स्ट शिफ्ट में कुछ तो प्रॉब्लम आई है, ओवरऑल पूरे इंडिया में बता रहे हैं, सर्वर वगैरह कुछ तो डाउन था। कश्मीर से देख रहे हो? अच्छा, मास्टर 2 बजे फिर से क्लास है क्या? हाँ, 2 बजे फिर से क्लास है, मिलते हैं। चलो, थैंक यू। क्लास किस चीज़ की है? तो क्लास आपकी डेली प्लेस में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जल्दी जल्दी हम रिवाइज़ करेंगे। तो कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको ऐड कर लेना अपनी फैटमैन में, और रिवीजन भी हो जाएगा अपना।